दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में गहमा गहमी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उनकी सरकार के मंत्री तो अपनी केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय भी बीजेपी पर जमकर बरसे। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी हमारे सारे मंत्रियों और विधायकों को भले ही गिरफ्तार करा ले, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करा ले, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे और इसे रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दें उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जितना टकराएगी, जितना झूठ बोलेगी, उसकी कब्र उतनी ही खुदती जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि हम विधायक या मंत्री रहे या ना रहे, भले ही हमारी सरकार चली जाए, लेकिन हम अपने देश के लिए जिएंगे और मरेंगे। पहली बार हम 28 सीट जीते, हमें खरीदने की कोशिश की गई तो हम 68 सीट जीत कर आए। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि हमें जितना परेशान किया गया, हम उतना ही ज्यादा काम करते गए। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में असमर्थ हो गए और देश का शिक्षा मंत्री सामने आने के लिए मजबूर हो गया। ये दिल्ली सरकार के लिए काम की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को उठाकर ईडी जेल में बंद कर देगी तो आम आदमी पार्टी के लोग डर जाएंगे और गुजरात जाना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में सरकार भाजपा की है। गोपाल राय ने कहा कि इतने राज्यों की सरकार से इनका पेट नहीं भरता है। गोपाल राय ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बहुत प्रधानमंत्री देखे लेकिन इनके जैसा असुरक्षित प्रधानमंत्री नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी इतने असुरक्षित हैं, प्रधानमंत्री हैं कि उन्हें केवल अरविंद केजरीवाल से नहीं डर लग रहा है, वे अपनी पार्टी के अच्छा काम करने वाले नेताओं से भी डर जाते हैं। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर मचा घमासान। आपको बता दें 2024 में गोपाल राय जी कह रहे हैं, आपके कैबिनेट मंत्री, कि 2024 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। आपको बता दें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी से जितना टकराएगी, जितना झूठ बोलेगी, उसकी कब्र उतनी ही खुदती जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को उठाकर ईडी जेल में बंद कर देगी तो आम आदमी पार्टी के लोग डर जाएंगे, गुजरात जाना छोड़ देंगे। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यह भी कहा कि ये जो देश के अंदर चुनी हुई सरकारों पर ईडी और सीबीआई छापे मार रही है, इसके पीछे कारण क्या है? लोगों को समझ में आ रहा है कि अपनी मुट्ठी में देश की सारी सरकारों को लेना चाहते हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चुना था। आज़ादी के 75 साल बाद आज देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। गोपाल राय ने कहा कि बात केवल मनीष सिसोदिया पर छापेमारी की नहीं है, इन्होंने सत्येंद्र जैन को भी ईडी को भेजकर जेल में बंद किया हुआ है। उन्होंने कहा यह मामला घोटाले का नहीं है। एफआईआर करके मनीष सिसोदिया पर दबाव बनाने की कोशिश जग जाहिर हो चुकी है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से आलोक वत्स जी और आम आदमी पार्टी से इमरान संभल शाही जी, राजनीतिक विशेषज्ञ आरबी उपाध्याय। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी सर, एक तरफ गोपाल राय कह रहे हैं कि 2024 के पीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे, तो आम आदमी पार्टी के अकेले ही चुनाव लड़ेगी या फिर पूरे विपक्ष को साथ लेकर चुनाव को साथ लेकर लड़ेगी? क्या विपक्ष इस बात पर सहमत रहेगा कि पीएम का अगला चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे? इमरान संभल शाही जी।
सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और पैनल में बैठे हुए बंधुओं को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ एक बात बता दूं कि गोपाल राय जी जो माननीय पर्यावरण मंत्री जी हैं, बिल्कुल ठीक कहा है, तो गलत बिल्कुल नहीं कहा है। मैं कहता हूं कि इस वक्त जो कमजोर अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, ऐसी समस्याओं का निजात किसके हाथ में है? केवल माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास है, जो उनका मॉडल उनके पास है। मैं आपको बता दूं कि सुबह से लेकर सदन तक दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस, शराब नीति, भ्रष्टाचार, शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई की छापे की चर्चा कर रहा है। पिछले 7 दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं के झूठ पर झूठ बोलने के सारे खंडे फेल हो गए हैं। आप भी समझ सकती हैं, हमारे पैनल में बंधु भी समझ सकते हैं। मैं इस सदन को बधाई देना चाहता हूँ, दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। उनके बोलने के बाद सारे झूठे बीजेपी नेता बोलने का असमर्थ हो गए, तो देश के शिक्षा मंत्री आज सामने आने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये सदन की जीत है और दिल्ली सरकार की जीत है। और एक बात और, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो देश का पहला ATM, देश का पहला इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा का एक अधिकारी, देश का पहला राणा मैग्सेसे अवार्डी और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अगर देश के PM की गद्दी पे बैठते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। जब हम 28 सीट लेकर नहीं आए थे, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, विपक्षी दल यही इल्जाम लगाते थे कि आप आइए, जनता के बीच में आइए, लोकतंत्र का एक जो मुकाबला होता है वो करिए, तब समझ में आएगा। लेकिन 3 बार लगातार वो मुख्यमंत्री बने। पंजाब में हमारी सरकार बनी, उसके पहले भी लोग बोला करते थे कि अरे बहुत आप लोग गलतफहमी में है, पंजाब में आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। पंजाब में भी सरकार बनी। गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हम धुआंधार विकास कर रहे हैं, संगठन को लेकर के, मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में माननीय सिसोदिया जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं। निस्संदेह विपक्ष चाहे जो भी हो, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है उनसे लोकप्रियता से। कहीं न कहीं उनको डर है कि कहीं ये जमीन तो खिसक तो नहीं रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ गोपाल राय जी बिल्कुल सही बोले हैं। अगर जनता उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, कल उनको जनता प्रधानमंत्री भी बना सकती है, और जनता ही बनाती है। मैं लोकतंत्र पे विश्वास रखता हूँ और प्रजातंत्र पे विश्वास रखता हूँ। और ये कोई किसी के बाप की बकौती नहीं है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र की मुखिया बनना या सेवक बनना। मैं तो कहता हूं कि जनता जिसको बैठा देगा वो बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को आज बैठा है, आज वो बने हुए हैं। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन में देखा जाए, पढ़े लिखे जो नेताओं की आवश्यकता पड़ती है स्कूल कॉलेज या डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो डिबेट्स होते हैं कि पढ़े लिखों को नेतागिरी करना चाहिए, पढ़े लिखों को लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए, पढ़े लिखों को लीडर बनना चाहिए, तो अगर ऐसा एक देश का सबूत पढ़ा लिखा अगर आया है तो हम सबसे कर्तव्य बनता है उनको आगे बढ़ाएं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल भाई से सवाल करना चाहता हूं। राहुल भाई से सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी की गुणवत्ता, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी मान्यताओं में आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई गलतफहमी है? ऐसे मुख्यमंत्री अगर देश का है कि देश का नाम रोशन कर रहा है तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मैं जया जी, मैं आपके माध्यम से राहुल जी से प्रश्न करता हूँ, क्या राहुल जी बताएं, क्या उनके मॉडल को स्वीकार नहीं करते हैं? क्या उनको सच स्वीकार नहीं है? राहुल जी नहीं, माफ कीजिएगा, राहुल जी नहीं, आलोक जी। आलोक जी, क्षमा चाहता हूँ, आलोक भाई से मेरा सवाल है। आलोक जी जवाब दीजिए। जरा एक बार इनका प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए, आवाज बहुत धीमी थी तो मेरे तक सही क्लियर पहुंची नहीं। आलोक जी, ये इमरान संबल जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे क्या आपत्ति होगी? यही कहा ना आपने इमरान जी? जी, मैंने यही कहा कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए जनता उनको चुनती है, उनको जनता बैठाती है तो क्या आपत्ति है भाई? बिल्कुल। अगर गोपाल राय जी कहे हैं तो वो जनता पे विश्वास करते हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसमें क्या आपत्ति है? ऐसा है इमरान भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई गुरेज नहीं है, जिसको देखना है देखे। लेकिन अभी आने वाले 30-40 वर्षों तक बीजेपी का ही प्रधानमंत्री इस देश पर काबिज रहेगा। बीजेपी जिस तरीके का कार्य कर रही है, जिस तरीके से जनता को लाभान्वित कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, जनता का विश्वास जीते हुए है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अभी आप केजरीवाल जी का डिग्री और उनकी गिना रहे थे। अगर डिग्री से कोई बनता हो प्रधानमंत्री तो IIT के प्रोफेसर को या किसी वैज्ञानिक को बना दीजिए प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री जनता चुनती है। बिल्कुल। और आपके गोपाल राय ने केजरीवाल जी को चुना, उधर से जगदीश यादव जी नीतीश कुमार को चुने हुए हैं, केटीआर राव को भी वहां के नेता चुन रहे हैं। ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं कि ममता जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। तो भाई साहब ये कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? ये 4-5 लोग जो प्रधानमंत्री के रेस में हैं, पहले ये तय कर ले कि इसमें से प्रधानमंत्री का असली दावेदार कौन होगा। और लंगड़ी घोड़ी से रेस नहीं जीता जाता है। अकेले आम आदमी पार्टी में दम नहीं है। उधर राहुल गांधी के बारे में लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से अच्छा प्रधानमंत्री, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, भारत की सबसे जुझारू पार्टी, भारत की सबसे घोटालेबाज पार्टी के मुखिया राहुल जी प्रधानमंत्री के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं। तो इतने उम्मीदवारों के बीच में जनता कंफ्यूज हो जाएगी और नरेंद्र मोदी ही 224 में प्रचंड बहुमत से फिर दोबारा देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे कार्यकर्ताओं का जो संगठन है वो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत कर्मठ है, बहुत जुझारू है। वो धूप ठंड में अपना पसीना बहाना चाहता है, जनता के पास आता है, उनके मुद्दों पर उनके पास वार्तालाप करना है, उनके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। तो इस मुगालते में मत रहिए कि दिल्ली में बैठकर जिसके 2 हेल्थ मिनिस्टर जेल में हो, जिसका उप मुख्यमंत्री भी जेल जाने की लाइन में खड़ा हो, उसका एक आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजू पठान, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। नरेंद्र मोदी मीलों आगे हैं। नरेंद्र मोदी का कार्यकलाप है, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता है, नरेंद्र मोदी को नेतृत्व देने की क्षमता है, नरेंद्र मोदी को देश को आगे ले जाने की क्षमता है। इस बीच में ये सब लोग लंगड़े घोड़े हो गए हैं, उनके सामने बौने हो गए हैं। ये कहीं भी टक्कर देने के लायक नहीं है। अब पहले जो 5 नाम मैंने गिनाए प्रधानमंत्री पद के दावेदार, उनमें तय करके बताइए कि कौन एक नाम होगा, तब आगे की बात कीजिएगा। जवाब दीजिए इमरान संभल साई जी। देखिए आलोक भाई की बात मैं सुन रहा था। मैंने ये बोला कि अगर एक पढ़ा लिखा कोई लीडर है और लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में आके लीडरशिप करता है, तो देश का प्रधानमंत्री अगर जनता चुनती है, बनाती है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि देश का कोई वैज्ञानिक, देश का कोई प्रोफेसर अचानक आके प्रधानमंत्री बन जाए। वो जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप एक बात बता दीजिए आलोक भाई, 75वां वर्ष हम लोग मनाए हैं देश की आजादी का। इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था की हालत है 75 सालों में सबसे कमजोर है। इसका समाधान कौन करेगा, इसका जवाब कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दर्द होता है ना, केजरीवाल जी दिल्ली को इतना शिक्षा बजट कैसे देते हैं, इस बात को लेकर होता है। इसी दिल्ली मॉडल पर पंजाब में भी हमारी सरकार बनी, जीत हुई। इनको डर है कि इसी मॉडल से काम होता रहा तो देश में क्रांति से पहले गुजरात में भी क्रांति होने वाली है। इनको दर्द इसी बात से है। अपनी बुरियों को छुपाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी वालों को आदर्श हिटलर रहा है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है, हिटलर को मैंने पढ़ा है। आप हिटलर को आलोक भाई पढ़ लीजिए। हिटलर की जो एक नीति थी, हिटलर की जो एक प्रशासन करने की नीति थी, एक थ्योरी थी, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है उससे बहुत मिलती जुलती है। याद रखें हम आलोक भाई, हिटलर तो आत्महत्या कर चुका है, लेकिन अगर ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन इस देश के जो सत्ता नशी हैं, जो साहिब मसनत बने बैठे हैं, जाना पड़ेगा कुर्सी छोड़ के। आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बार बार गिरफ्तार करो, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। 2024 में अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी जी ये चुनाव होने जा रहा है और गोपाल राय जी बिल्कुल सटीक बोले हैं। यही जनता जो इनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाई है, यही जनता जो भगवंत मान जी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाई है, यही जनता देख लीजिएगा देश के प्रधानमंत्री के पद पर उनको रखेगा। आलोक जी, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। विश्वास के साथ इमरान संभल जी ने इमरान जी ने कहा है कि देश की जनता अगला प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाएगी। जैसे कि उन्होंने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भी आपकी पार्टी है और गुजरात में भी होने वाली है।
वहां पर जब चुनाव होंगे तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, पंजाब में तो है ही, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या अगला प्रधानमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे? अभी संबल जी ने कहा है। पूछना चाहता हूँ, जी क्या ये 453 सीट पे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के? इमरान भाई जवाब दीजिए, क्या आप हिंदुस्तान के सारे लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इमरान जी जवाब दीजिए। आलोक वर्ष जी अपना सवाल दोहराइए। क्या ये हिंदुस्तान के सारे लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 2024 का? इमरान जी जवाब दीजिए। आलोक भाई आने दीजिए, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम चुनाव लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। बिना लड़े लोकतंत्र में हम देश को राष्ट्र निर्माण जो एक नंबर 1 बनाने की हम बात कर रहे हैं, बिना लड़े नहीं किया जा सकता। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए, कांग्रेस वालों को भी सहयोग चाहिए और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनका भी सहयोग चाहिए। अब मेरा अगला सवाल आरवी उपाध्याय जी से होगा। आरवी उपाध्याय जी, आपने इन दोनों लोगों को सुना। एक तरफ तो आप आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2024 का प्रधानमंत्री चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी होंगे, ममता बनर्जी होंगी और बहुत से जो है वो भी हो सकते हैं जो चुनाव में लड़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी दावा प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन फैसला जनता की अदालत करती है और जनता की अदालत का फैसला ही किसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एमएलए और एमपी बनाता है। किसी को कमतर नहीं आंका जा सकता। क्षमताएं सबके अंदर होती हैं, वक्त आने पर अपने आप को सभी प्रूव करते हैं। जब इंदिरा जी थी तब भी बोला जाता था इंदिरा के बाद कौन। तो समय समय पर बदलाव प्रकृति का नियम है। जब भी किसी को जिम्मेदारी मिलती है वो उसका निर्वहन करता है। अब देखिए, जो सिचुएशन है, जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं चुनती। इस देश का जो संविधान है, जो विधान है, उसके अनुसार जनता सांसद चुनती है और सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। मैं इमरान जी को भी सुन रहा था, अच्छी बात है, अरविंद केजरीवाल को दावेदारी तो करनी चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, ये हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये भी देखना होगा कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास। भले ही विधानसभा में आम आदमी पार्टी का बहुमत है और पूर्ण बहुमत में है और काम कर रही है। तो देखिए, दोनों इलेक्शन बड़े अलग अलग होते हैं। विधानसभा का इलेक्शन बहुत अलग होते हैं, लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, और जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो राष्ट्र के मुद्दों पर लड़ा जाता है। ये जरूरी नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि दिल्ली विधानसभा में जहां आम आदमी पार्टी बहुमत में, वहीं लोकसभा की एक भी सीट जनता ने आम आदमी पार्टी को नहीं दी। सारी की सारी सीटें बीजेपी को। तो जनता की अदालत जो भी फैसला दे परमान्य होता है। अब बात आ रही थी, देखिए, विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा कौन होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, बीजेपी असमर्थ चाहती है सरकार बनाने में, तब मौका आता है विपक्ष का। और विपक्ष में कौन ऐसा चेहरा है जो सर्वमान्य हो। विपक्ष में अगर हम देखें, ममता बनर्जी क्या समर्थन करेंगी?
नीतीश कुमार क्या केजरीवाल जी का समर्थन करेंगे? क्या राहुल गांधी समर्थन देंगे? संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, राजनीतिक संभावना प्रफुल्लित है, लेकिन वही 2 और 2 4 ही होते हैं, न तो 2 और 2 22 हो सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन इस समय देश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारी समस्याएं आम आदमी के सामने हैं। और वैश्विक की स्थिति पर देखें तो भारत की इकोनॉमिकली स्थिति पड़ोसियों के साथ, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके रक्षा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर होना है और राष्ट्र को मजबूत करना है। इकोनॉमिकली भी कहीं न कहीं बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो समस्याएं बहुत हैं। रोड मैप क्या है, किस तरीके से देश को आगे ले जाया जाएगा? सिर्फ नारों से देश नहीं बदलता। गरीबी हटाओ के नारे पर जनता ने खूब वोट किया और कांग्रेस की सत्ता मिली, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटी। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। और ये जो खाई है ये इतनी बड़ी होती चली जा रही है कि आम आदमी कहीं न कहीं बहुत आहत है। वो देख रहा है विसंगतियां इतनी सारी हैं। नेता 5-5 पेंशन लेंगे, सरकारी कर्मचारी 30 साल के बाद भी पेंशन नहीं लेगा। नेता के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अनपढ़ गंवार भी नेता हो सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि एक चपरासी के लिए 8वीं पास जरूरी है। चपरासी को क्या करना, क्या है, तो चाय पिलानी है, झाड़ फूक करनी है, इतना ही तो काम है चपरासी का। जब उसके लिए 8वीं पास क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी है कि 8वीं पास होना चाहिए। तो ये जनता को सोचना होगा, इस देश को सोचना होगा, इस देश के आवाम को सोचना होगा कि हम देश की बागडोर जिन हाथों में सौंप रहे उनकी भी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाए। लेकिन करेगा कौन? राजनीतिक शुद्धता की बात होती है, लेकिन आरटीआई में आने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं। चंदे का सोर्स कोई बताएगा नहीं कि भी आरटीआई में चंदे की नहीं पूछ सकते हैं आप। आपके पास आरवी जी वापस आऊंगी। अगला सवाल मैं आलोक जी से लेना चाहूंगी। आलोक जी, एक और आरोप लगाया गया है, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भले ही सारे मंत्रियों विधायकों को गिरफ्तार करा ले, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करा ले, लेकिन 2024 से प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे और बीजेपी इसे रोक नहीं पाएगी। मैंने पहले भी कहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। और रही बात गिरफ्तार करने की, तो ईडी, सीबीआई, आईटी एक स्वायत्त संस्था है। वो जहां कहीं भी गड़बड़ी उसके हाथ लगती है वहीं पर छापा मारती है या वहीं पर एफआईआर दर्ज करती है। हमको लगता है किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने वाले, अगर ये इतने पाक साफ हैं तो सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों नहीं किया? 2 बार उनका बेल पिटीशन रिजेक्ट हो गया। और हम अगर ये सोचते हैं कि अकेले के ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो ये सूरज को दिया दिखाने, रोशनी दिखाने जैसी बात कर रहे हैं। इनके अंदर इतना दम है कि पूरे हिंदुस्तान के सारे लोकसभा सीटों को लड़ ले और वहां से ये मेजोरिटी लेकर आ जाए। पहले ये तय करें कि राहुल गांधी को एक्सेप्टेड है कि नहीं, ममता जी को एक्सेप्टेड है कि नहीं, केजरीवाल को एक्सेप्टेड है कि नहीं, नीतीश कुमार को एक्सेप्टेड है कि नहीं। पहले ये आप तय करें कि एक होंगे और एक आदमी को एक्सेप्ट करेंगे। कहने को कोई कह दीजिए, कहने को मैं कह दूं कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो ऐसे कहने को तो कुछ भी कोई कह सकता है। आरबी उपाध्याय जी को तो प्रधानमंत्री यही होने वाले हैं देश के, तो कहने से क्या होता है, उसके पीछे क्या है, आपके कार्यकर्ताओं की कौन सी बात है, कौन सा आपके पास
किस तरीके का रोड मैप है देश को आगे ले जाने का, कुछ तो सामने नहीं है जनता के। और आपने अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में 0/0, उत्तर प्रदेश में 0/0, सारी सीट पे जमानतें जब्त हो गई। तो चावल पकने पर एक चावल उठा के पता लग जाता है कि चावल पका है कि नहीं। देश की जनता आपके बारे में क्या सोच रही है, जहां आपकी जमानतें जब्त हो रही है और आप कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये अनर्गल बातें हैं, इन बातों में कहीं कोई दम नहीं है। ये कहीं दूर से प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। इमरान जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर आरबी सर को सुन रहा था। आरबी सर ने बहुत ही निष्पक्ष ढंग से, बहुत ही विस्तार पूर्वक, जैसे कि आरबी सर के अंदर एक अनुभव झलक रहा था, उन्होंने बड़ी निष्पक्षता के साथ अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल आरबी सर जैसे लोग विश्लेषक बैठे या हर जगह रहे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। और मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ कि आरबी सर जैसे लोगों को आप बैठाते हैं, उनको सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक आलोक भाई का प्रश्न है, आलोक भाई, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या उस समय कोई सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन जनता ने बनाई। तो आज जो जनता की हालत है, अर्थव्यवस्था को लेके, बेरोजगारी के दर को लेके, जनता के अंदर जो महंगाई की वृद्धि हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए जनता का जो मूड है, उस मूड को भांपने का कार्य किया है हमारे माननीय गोपाल राय जी ने। यही जनता जिनमें आप भी आते हो, मैं भी आते हूँ, हमारा आपका यही मूड बदलेगा तो देश के कुर्सी पर उनको बैठाएंगे एक पढ़े लिखे लीडर को। पहली बार एक पढ़ा लिखा, एक बहुत ही काबिल लीडर अगर वह उस कुर्सी पर बैठता है तो हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए। और जहां तक बात है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए माननीय केजरीवाल जी नहीं आए, लेकिन जनता ने उनको बनाया, तो कल उनको बनाएगी तो जरूर बैठेंगे। और देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है आलोक जी, देश की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी केजरीवाल जी की तरह शिक्षा के मॉडल को, स्वास्थ्य के मॉडल को बनाए ना, उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी देश के प्रधानमंत्री बनने का। अगर यही काम बीजेपी और कांग्रेस मिलकर करी होती, हमें क्या जरूरत थी आंदोलन करने की, हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? हम तो शिक्षा चाहिए ना, हमें स्वास्थ्य चाहिए ना, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना, वुमेन डिफेंस चाहिए ना। आप करिए तो हमें, हमारी कोई आवश्यकता नहीं, मैं घर बैठ जाऊंगा। आलोक जी, हम सब मिल करके अगर देश का निर्माण करेंगे तो इसमें आपत्ति किस बात का? अगर शिक्षा के मॉडल का, स्वास्थ्य के मॉडल को अमेरिका में चर्चा हो रही है तो देश का गौरव बढ़ रहा है आलोक जी, इसमें तनकीद और आलोचना की कोई बात नहीं। आरबी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण करना है, नंबर 1 का देश बनाना है, विश्व गुरु तभी हम बन पाएंगे। हम आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहेंगे, विपक्षी दलों जहां जहां सरकार है उनके खिलाफ आप सीबीआई की रेड और ईडी की जांच करवाते रहेंगे, तो इससे देश का माहौल खराब होगा, मुद्दों से भटकेगी। न राजनीति स्वस्थ हो सकती है, न प्रजातंत्र स्वस्थ हो सकता है, न हम आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि देश के निर्माण के लिए एक अच्छी शिक्षा का मॉडल लाइए, मैं आपके साथ हूँ। स्वास्थ्य का मॉडल लाइए, मैं आपके साथ हूँ। उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, लेकिन इलाहाबाद के सरकारी स्कूलों की हालत मैं बता दूं आलोक भाई, कि आप क्या बताऊं मैं, आप खुद जानते होंगे। ऐसा नहीं कि आप बीजेपी के नेता हैं तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपकी मजबूरी है। अब पार्टी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते आप, लेकिन मेरा कहता है कि अगर बीजेपी अच्छा कार्य करती है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। अभी गुजरात में क्या हुआ, जब शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ देने की बात बीजेपी सरकार ने करी है, तो मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मैं आभार प्रकट करता हूँ गुजरात की सरकार का। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि पुलिस के बच्चे भी या पुलिस वाले भी जब शहादत को हो देश की सुरक्षा के लिए, आम शान के लिए, तो उनके लिए भी 1 करोड़ की व्यवस्था की जाए। लोग आइए हम सब मिलकर देश निर्माण में सहयोग करें और राजनीति हम शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट भी करें। जैसा कि अभी इमरान जी ने कहा कि अगर हम एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहेंगे तो देश का निर्माण कैसे होगा? आलोक वत्स जी, हम आप लोग कहाँ लगा रहे हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने में दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो 18 घंटा काम करते हैं, हमको इन सब बातों के लिए कहाँ है फुर्सत। ये मूंगे साल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2024 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ना आपका ऑल इंडिया पैन इंडिया, ना आपका संगठन है, ना आपके पास कार्यकर्ता है, ना अपोजिशन को आप सर्वमान्य नेता है, तो आप किस बिला पर कह रहे हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा? क्या राहुल गांधी आपको मान लेंगे? क्या ममता बनर्जी मान लेंगी? क्या केजीआर राव मान लेंगे? क्या नीतीश कुमार आपको मान लेंगे?
पहले इन सब बातों का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़ाइए अपनी कहानी। आरवी उपाध्याय जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। आपको हमारी आवाज आ रही है आरवी उपाध्याय जी? जी आ रही है, मुझे आ रही है आवाज। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री के लिए भाई सांसद चुने जाते हैं, सांसद जनता चुनती है, और जिस पार्टी की संख्या ज्यादा होगी सांसदों की वो प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी वाइज सांसदों की संख्या के अनुसार ही केंद्र में सत्ता मिलती है, और सांसद जनता चुनती है, तो जनता की अदालत का जो फैसला होगा वो फैसला सबको सर्वमान्य होता है। उसमें अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती है, आलोक बख्शी भी हो सकते हैं, और इमरान जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र की जो सुंदरता है वो यही है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जनता चुन सकती है। मैंने बात पैरामीटर की थी कि जो विसंगतियां हैं वो जो राजनीतिक दल हैं उन विसंगतियों को दूर नहीं करते, जिससे जनता अपने आप को ठगासा महसूस करती है। ये क्या दिक्कत है? वे नेताजी जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ सकते हैं, आम आदमी अगर जेल चला जाएगा तो उसका वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और जनता के जहन में होते हैं, लेकिन जनता के पास जनता अपना जनप्रतिनिधि नहीं सुनती है। जो पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं, जो कैंडिडेट वो उतार देती हैं, उनमें से किसी एक को चुनना होता है और उनमें से ही कोई एक इलेक्ट हो जाता है। ये डायरेक्ट जनता का कोई इन्वॉल्वमेंट टिकट देते समय नहीं होता है। विडंबना है, सब गरीब की बात करते हैं। मैं भी सुनता हूँ बड़े बड़े इश्तेहार, सभी पॉलिटिकल पार्टियां ईडब्ल्यूएस कोटे की बात होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीब आदमी जिसको लाल पीला राशन कार्ड दे दिया जाता है, 20 से 2 किलो चावल 2 किलो चीनी मिल जाएगी, वोट मुझे दे देना। लेकिन जब टिकट बांटने का नंबर आता है तो आलोक जी भी बैठे हैं, इमरान जी भी बैठे हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को टिकट देती हैं। उस गरीब को टिकट क्यों नहीं मिलता है? उस गरीब को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं मिलती है? बहुत सारे विचारणीय प्रश्न हैं। तो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक शुद्धता की बात तो करते हैं, ईमानदारी की बात तो करते हैं, काले धन की बात तो करते हैं, लेकिन देखते देखते स्विस बैंक में काला धन डबल हो जाता है। अभी स्विस बैंक के आंकड़े आए हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो डबल हो गया था, जबकि ये था कि जो स्विस बैंक में जमा था वो भारत में वापस आना था, वही उल्टा हो गया कि वहां जमा डबल हो गया। तो देश को आगे नारों से नहीं, मैं फिर वही कहूंगा, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए और जनता को भी कुछ पैरामीटर डिसाइड करने चाहिए अपना जनप्रतिनिधि चुनने से पहले कि भी उसका आचरण, उसका शिक्षा, बहुत सारे पैरामीटर। देखिए, हम कोई छोटी चीज भी बाजार में खरीदने जाते हैं तो हम उठा के बात करके परख के देखते ही नहीं देखते हैं, बिल्कुल। जबकि जनप्रतिनिधि हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फौरन वोट दे आते हैं, कोई मतलब नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। अपराधी किस्म के लोग जब राजनीति में आएंगे तो इस राजनीतिक शुद्धता की बात बेमानी हो जाएगी। तो जनता को भी, जनता की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे लोगों को चुन कर भेजे, अच्छे लोगों पर वोट करे, जाति और धर्म से आला घटकर वोट करे, देश के लिए वोट करे, जाति और धर्म के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए वोट करे। और जिस दिन राष्ट्र के लिए, देश के लिए वोटिंग होगी, सरकारें राष्ट्र के लिए बनेंगी, राष्ट्र के लिए समर्पित होंगी, उस दिन राष्ट्र भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे। अभी तक राजनीति का जो चरित्र है, जनता के बीच में छवि उसकी अच्छी नहीं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में कहा गया, उस मंदिर से बोला गया
इसलिए हम लोगों की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता घट रही है जनता में। और आप देखेंगे जितने भी व्यंग लिखे जाते हैं नेताओं के ऊपर, जितने कार्टून बनेंगे नेताओं के ऊपर, क्या दर्शाता है ये? कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम सबको गंभीर होना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी गंभीर होना पड़ेगा, जनता को भी गंभीर होना पड़ेगा। और आलोक जी जैसे, इमरान जी जैसे अच्छे लोगों को संसद में, विधानसभा में भेजना होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा, और तभी हम जो विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु अगर हम इतिहास कांटे में भारत था, भारत शिक्षा के दम पर था, जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां विश्व के लोग पढ़ने के लिए आते थे, आज उल्टा हो रहा है। भारत के बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कोई तो कारण होगा। बिल्कुल। क्यों हम अपनी इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं? वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं अपना स्थान बना पाती है? विचारणीय प्रश्न बहुत सारे हैं, और ये सारे प्रश्न के उत्तर कहीं नहीं मिलते। कौन उत्तर देगा? राजनीति में जब व्यवसाय बन जाएगी राजनीति, तो 20 करोड़ खर्च करिए, 50 करोड़ कमाइए, तो भाई ये तो फिर जनता सेवा नहीं है, ये तो व्यवसाय करना है। और मैं देख रहा हूं कि राजनीति का व्यवसायीकरण तेजी से बढ़ रहा है। वो 2, 4, 5 करोड़ में टिकट लाता है, 10-5 करोड़ इलेक्शन पर खर्च करता है, जीत के वो विधायक या सांसद बन जाता है, और फिर वो हिसाब लगाता है कितने खर्च किए, 30 करोड़ खर्च किए, दूसरा 40 करोड़ खर्च करने के लिए बैठा है। तो राजनीति जब व्यवसाय हो जाए, जनता उसके केंद्र बिंदु में नहीं रहती। व्यवसाय के केंद्र बिंदु में जनता नहीं होती, व्यवसाय के केंद्र बिंदु में फायदा होता है। क्यों आलोक जी? व्यवसाय में फायदा देखा जाएगा। सही कह रहे हैं। इसीलिए लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं, करोड़ों देके टिकट खरीद रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं इलेक्शन में। उन्हें पता है कि एक बार बस चुन के चला जाऊं, उसके बाद तो जितना लगाया है इसका 10 गुना वसूल कर लूंगा। क्वालिफिकेशन और योग्यता तो कुछ मायने नहीं रखती है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा था आलोक, मैं तो राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहा था। राजनीतिक शुचिता रह कहाँ गई है? तो ये राजनीति में सुधार जरूरी है, और सुधार आप जैसे लोग ही लाएंगे। सर एक चीज बताइए, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। चंदा के आलोक जी कुछ कह रहे हैं। पार्टी खुलकर सामने आई है, बताती है कि मेरा चंदे का स्रोत क्या है। क्या कह रहे हैं आलोक जी? मैंने कहा कि एक चंदा का मामला है जो पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं चंदा, हजारों हजार करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। किसी पार्टी ने आज तक ये बताया कि इन पैसों का स्रोत कहां से है? अज्ञात सोर्सेस से मिलते हैं पैसे। ये कौन सी अज्ञात सोर्स हैं जो हजारों करोड़ रुपया दे देते हैं? मेरी बात से सहमत है? नहीं सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ। बस मैं तो यही चाहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी विचारधारा की बात नहीं कर रहा। राजनीति में शुचिता, ईमानदारी नाम की चीज कहाँ रह गई है? तो सर, राजनीतिक शुचिता की जरूरत है, राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है। अभी बहुत कम संख्या में अच्छे लोग हैं। मैं कहूंगा अच्छे लोग ज्यादा संख्या में आए, ईमानदार लोग आगे आए, पढ़े लिखे लोग आगे आए। तो ये जो राजनीति पर आपराधिक किस्म के लोग जो कब्जा किए हुए हैं, इनका बाइकआउट जनता को करना होगा। बाहुबली धनबल का बोलबाला है, हाँ जी, बाहुबल और धनबल का बोलबाला है।
तो वो सच्चा लोकतंत्र होगा, एक मजबूत लोकतंत्र होगा जिस दिन राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो जाएगा। वो भी मुंगेरी लाल के एक हसीन सपने जैसा दिन होगा। अभी तो कलयुग है। लोकतंत्र में धन बल बाहुबल सबसे आगे की लाइन कतार में खड़ा है। पत्रकार होने के नाते मैं अपनी बात रख सकता हूं, बाकी तो जनता है। जनता की अदालत का जो फैसला होगा वो फाइनल होता है, वो जिसको आशीर्वाद दे दे। जनता पर कोई रोक टोक नहीं है। आप दोनों ही लोगों को मैं रोकना चाहूंगी, अब वक्त की थोड़ी सी कमी है। और फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए समाचार नेशन के साथ।